हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का नीट का हमसफर जगजोत सर, और आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे लेक्चर नंबर 3। सो आज हम लोग इस पे लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है। असुविधा के लिए थोड़ी सी खेद है, गला बहुत बुरी तरीके से बैठा हुआ है, आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा। तो आवाज़ थोड़ी सी भारी हो गई है, निकल ही नहीं रही है बीच बीच में। तो आई विल ट्राई कि सेम एनर्जी मैं बरकरार रखूं, बट इन बिटवीन अगर कुछ लगे तो मुझे बताना। ठीक है। ज़्यादा ही कफ हो गया है, बट ठीक है, इट्स ओके। आई विल ट्राई कि लेक्चर में उसका इफेक्ट ना दिखाई दे आप लोगों को, और अच्छे से सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊं। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। ओके। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है पोटेंशियल के बारे में, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने एक चार्ज स्फीयर के अंदर पोटेंशियल देख लिया, उसके बाहर देख लिया। हमने देखा था अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, हालांकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। मैंने आपको यह भी समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल रिलेटेड है, हमने उसके बीच का रिलेशन पढ़ा था। हमने कुछ ऐसे सवाल किए थे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आपस में रिलेट करे जा सके, जैसे कि जिसमें पोटेंशियल दिया जाता था और हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे। पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करने से आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाया करती थी, देखा था ना हम लोगों ने, है ना। हाँ, वैसे ही अगर हम ध्यान से देखें, इससे हमें यह पता चलता था अगर पोटेंशियल बदलेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर पोटेंशियल नहीं बदलता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब ही नहीं है। पोटेंशियल का बदलना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कहीं पोटेंशियल जीरो हो और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती हो, ये हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो और पोटेंशियल हो, दोनों चीजें पॉसिबल है। पोटेंशियल हो यूनिफॉर्म कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। हो सकता है पोटेंशियल कांस्टेंट हो, आगे जाके डिक्रीज कर रहा हो, तो उस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम चर्चा करेंगे, पोटेंशियल से ही स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। और पोटेंशियल के बारे में मैं आपको लोगों को बता दूं, आज हम लोग एक डाइपोल के पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। सो डाइपोल का पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। क्या आप लोगों को याद है उसकी एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी? याद है पक्का। हम लोगों ने इन जनरल ये भी सीखा था, मान लो एक ये डाइपोल है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और एक दूसरा चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया, और ये डाइपोल है। इस तरीके से हम डाइपोल दिखा देते हैं। डाइपोल ये रहा, जिसका डाइपोल मोमेंट होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इस तरीके से हम लोग इसका डाइपोल देख सकते हैं। और डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना। वही दूरी इसके बीच में हम लोग कुछ ले लेते हैं, 2a का डिस्टेंस ले लेते हैं इसके बीच में, चार्ज इसमें -q है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है ना, ये डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो जगह निकालते थे, एक एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे, है ना। एक्सिस पे निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल पे निकाल सकते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये मेरी एक्सियल जगह होती है ना, और यहाँ पे इक्वेटोरियल एक्सिस होती है, किसी पे भी निकाल सकते हैं। फिर हमने एक जनरल पॉइंट पे निकाला था, उससे तो सब कुछ कर सकते हो। यानी कि इन जनरल पॉइंट आपने यहाँ कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, लेट अस से ए। ठीक है ना। इन जनरल यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, इस पॉइंट को यहाँ कंसीडर कर लेते हैं ए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। ठीक है ना। इस ए पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये आर वेक्टर मैंने कंसीडर कर लिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूँ। ये एंगल हमें पता था कितना है, थीटा, है ना। कैसे निकाला था, यहाँ पे जो मेरा डाइपोल मोमेंट है, इसके दो कंपोनेंट लिए थे, उससे हम लोगों ने निकाला था। इसके दो कंपोनेंट ले लिए थे डाइपोल मोमेंट के। अगर डाइपोल मोमेंट ऐसे है, ये मेरा p वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट है अगर ये मेरा p वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे p sin थीटा होता था, और एक कंपोनेंट अलोंग होता था, वो मेरा p cos थीटा होता था। इससे दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अलोंग द एक्सियल पोजीशन, यानी कि p cos थीटा के लिए एक्सियल लोकेशन होती थी, और यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी 2kp cos थीटा, और डिवाइडेड बाय जो भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसका क्यूब। जो भी यहाँ पे डिस्टेंस है उसका क्या होता था, क्यूब होता था। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। याद आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोगों को। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, सॉरी, p sin थीटा की अगर हम बात करें, इसके लिए ये कैसी पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन है तो इससे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। इसको आप कह देते थे ई पैरेलल, और इसको कह देते थे ई परपेंडिकुलर, और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे होती थी kp sin थीटा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाता था आपका r क्यूब। ठीक है ना, ये याद आ रहा है आप लोगों को।
जस्ट एक रिकैप हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे आप लोगों को एक रिकैप मिल रहा है, ठीक है ना। अब क्यों दे रहे हैं हम रिकैप इसका, क्योंकि अब हम इससे पोटेंशियल एक ही स्टेप में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा या पोटेंशियल मिल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो एक्सियल पोजीशन पे हमें पोटेंशियल मिल जाएगा, बट इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल हमने पढ़ा है जीरो होता है। किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पे कहाँ से पोटेंशियल आएगा, ये तो हमने पहले भी देखा था ना। डाइपोल के इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्यों नहीं आता, क्योंकि अगर हम किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पे देखेंगे तो जितना नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस होगा उतना ही पॉजिटिव से। तो यानी कि मुझे सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, इसको नहीं, क्योंकि ये किसकी वजह से आया है, ये कंपोनेंट आया है मेरा, ये इक्वेटोरियल की वजह से आया है, और ये कंपोनेंट मेरा आया है एक्सियल की वजह से, ठीक है ना। ये एक्सियल की वजह से आया क्योंकि डाइपोल को दो तरीके से तोड़ा है। कभी भी कोई डाइपोल हो, जैसे माइनस और पॉजिटिव चार्ज, आपको याद है ना, ये इक्वेटोरियल प्लेन होता था, इसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से सेम होता था, यहाँ पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा। तो ऐसे अगर आप पी साइन थीटा की वजह से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है पर यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल सिर्फ पी कॉस थीटा की वजह से होगा, यानी कि इसको इंटीग्रेट करके आएगा। इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन अगर आप कर दोगे, अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे पोटेंशियल निकालने के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा 2kp cos थीटा और डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और डी आर अगर आप कर दोगे तो सिंपली यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है मैं उसको लिख देता हूँ 2kp डिवाइडेड बाय कुछ नहीं आएगा, cos थीटा आएगा, और इसके बाद इंटीग्रेशन में डी आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो इजीली हो जाएगा, डी आर बाई आर क्यूब का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो 2kp cos थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आर की पावर -3 डी आर, है ना। इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा 2kp cos थीटा, ये बन जाएगा आर की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, आर की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2। इंटीग्रेशन याद है, जब हम किसी का भी इंटीग्रेशन करते हैं पावर एक से बढ़ जाता है, वही पावर नीचे आता है। पावर -3 थी, वो -3 + 1 यानी कि -2 हो जाएगा, और -2 ही नीचे आएगा। पावर एक से बढ़ जाता है, पावर नीचे ही आता है, याद है ये तरीका। ओके, अब आप देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, बट एक नेगेटिव साइन भी आएगा, बट यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन था, देखो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन था, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी कट जाएगा, यानी कि नेगेटिव साइन अपना आप ही हट गया। यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेगा kp cos थीटा और 1/r²। तो यानी कि हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख भी सकते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है ना, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। ये जनरल फॉर्मूला है इससे आप कहीं भी निकाल सकते हो, अगर आपने ये निकाल लिया तो कहीं भी निकाल सकते हो। अगर आप बोलो सर नहीं मुझे तो एक्सियल पे निकालना है, मुझे यहाँ पे कहीं निकालना है या यहाँ पे कहीं निकालना है ना, तो भी हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यानी कि अपने को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये मेरा काम का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये यूजफुल है, ये काम का फॉर्मूला है, इसका ज्यादा अच्छे से उपयोग करना हमें सीखना चाहिए। हमें यही फॉर्मूला याद भी रखना है एक तरीके से, है ना। अगर हमें पोटेंशियल निकालना है डाइपोल से तो ये फॉर्मूला कैसे, अगर मान लेता हूं मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली आपको ये दे दिया जाए, हमें पता है किसी भी हम थीटा एंगल पे निकाल सकते हैं जो आर डिस्टेंस पे यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे हम इजीली यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला एक बार रिकैप करवा रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लेना। ये कितना है, kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r², मतलब पोटेंशियल डाइपोल का r² पे डिपेंड कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज का r पे करता था, ठीक है ना। याद करो फॉर पॉइंट चार्ज, अगर आप एक पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करो, ठीक है ना, उससे अगर आप r डिस्टेंस पे देखते थे, एक पॉइंट चार्ज उससे किसी r डिस्टेंस पे देखते थे, तो आपको पोटेंशियल मिलता था kq डिवाइडेड बाय r, बट डाइपोल की वजह से मिल रहा है r², तो आप देख सकते हो वेरिएशन बदल गया, ठीक है ना, यहाँ वेरिएशन बदल गया, यहाँ r² पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और पॉइंट चार्ज का किस पे डिपेंड करता था, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, याद रहेगा। और अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब ये देख लेते हैं अलग अलग थीटा पे स्पेशल केसेस देख लेते हैं। ऑब्वियसली आप सोचो अगर आप इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो, पॉजिटिव चार्ज के राइट साइड निकालना चाहते हो, यहाँ के लिए आपको थीटा लेना पड़ेगा 0, क्योंकि जैसे जैसे आप एंगल कम करते जाओगे, आप इस पॉइंट को यहाँ कंसीडर कर रहे हो, तो आपका थीटा 0 हो जाएगा। फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी टूवर्ड्स राइट ऑफ टूवर्ड्स
राइट साइड ऑफ कैपिटल Q एंड ऑन एक्सिस, मतलब एक्सिस पे देख रहे हैं और राइट साइड देख रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, एक्सिस पे देख रहे हैं और पॉजिटिव Q चार्ज के राइट साइड पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें थीटा क्या कंसीडर कर लेना चाहिए, 0 डिग्री कंसीडर कर लेना चाहिए, यानी कि सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा अगर आप यहाँ निकालना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल आ जाएगा एक्सियल पे, यहाँ पे आएगा KP cos 0 डिग्री और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि KP बाई आर स्क्वायर, सिंपल KP बाय आर स्क्वायर। अच्छा, एक्सियल पे आप यहां भी देख सकते हो, अगर आप यहां देख रहे हो नेगेटिव चार्ज की लेफ्ट साइड देख रहे हो तो अलग आ जाएगा फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था बट पोटेंशियल में ऐसा है, इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अगर आप यहां देख रहे हो तो आपका थीटा कितना हो जाएगा, अगर आप यहां देख रहे हो तो यहां के लिए आपका थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि अगर आप इस पॉइंट को यहां लोगे तो ये एंगल बढ़ते 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 बढ़ते, आप देखो ना, अगर आप यहां देख रहे हो तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और आगे बढ़ोगे यहां देखोगे तो एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा, करते 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 यहां आते आते एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि थीटा होगा आपका 180 डिग्री। ये कब होगा, जब आप कहां देख रहे हो, ऑन एक्सिस, है ना, एक्सिस पे देख रहे हो, बट कहां देख रहे हो, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ, कहां देख रहे हो अगर आप ध्यान से देखोगे, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ -Q, मतलब -Q चार्ज की तरफ अगर आप देख रहे हो, ठीक है ना, तो थीटा आपका यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज वाली साइड देख रहे हो तो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल में बस आपको क्या मिल जाएगा, KP cos ऑफ 180 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि -KP डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या फर्क पड़ा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे नेगेटिव आने लग गया। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज के पास है तो इसका पोटेंशियल यहाँ ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज का यहाँ कम होगा, तो ओवरऑल पोटेंशियल यहाँ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव होगा, वैल्यू सेम है। और आप जानते हो अगर आपसे बोले इक्वेटोरियल पे, ठीक है ना, ये दोनों पोजीशन इक्वेटोरियल थी, अगर आप यहाँ पे सॉरी ये दोनों पोजीशन आपकी एक्सियल थी, अगर आपसे बोले इक्वेटोरियल पे, एट इक्वेटोरियल थीटा 90 डिग्री होगा, है ना, एट इक्वेटोरियल वहां तो आपको वैसे ही पता है पोटेंशियल 0 ही आएगा। एट इक्वेटोरियल थीटा आप ले सकते हो 90 डिग्री, वहां तो आपको पता ही है cos 90 डिग्री आपको पता है कितना होता है, 0, तो वहां तो पोटेंशियल आपका अपना P KP cos 90 डिग्री और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 0। इक्वेटोरियल पे तो आएगा ही नहीं ना, ठीक है ना, इक्वेटोरियल पे कहीं से भी आपको पोटेंशियल मिलेगा ही नहीं, इक्वेटोरियल पे आपका पोटेंशियल अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने स्पेशल केसेस देख लिए हैं इसके, यहाँ पे आपको ये स्पेशल केसेस देखने को मिल गए जहां पे हम पूरे डाइपोल का पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा मोटा मोटा फॉर्मूला जो हमें याद रखना है बढ़िया वाला, वो ये है, ये अपने को याद होना चाहिए, ये वही काम का फॉर्मूला है, ठीक है ना, बस इतना याद रखना, थीटा की वैल्यू बदलोगे आपका अलग अलग आंसर आने लगेगा, ठीक है। देखिए जरा सवाल देखते हैं। ओके, सवाल देख लेते हैं अब सीधा, ये रहा हमारा सवाल, ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, इसको निकाल सकते हो आप। A short electric dipole has a dipole moment, यानी कि हमें डाइपोल मोमेंट दे दिया, जो दे दिया उसको लिख देते हैं 16 × 10 की पावर -9 कूलम मीटर, है ना, ये अपने को डाइपोल मोमेंट दे दिया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम सेंटर, यानी कि ये आर की वैल्यू है 0.6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 0.6 मीटर सॉरी, यानी कि ये वो डिस्टेंस है जहां पे आपको पोटेंशियल निकालने के लिए कह रहे हैं। और क्या दे रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस से 60 डिग्री एंगल दे दिया ना बेटा उसने, तो ये एंगल थीटा हो गया मेरा 60 डिग्री। अब क्या है, अब तो सिर्फ फॉर्मूला ही है, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले को इस्तेमाल करो, 2p 2kp cos थीटा और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो आर स्क्वायर, है ना, तो 2 टाइम्स k की जगह कितना डालेंगे, देखो k की तो वैल्यू इसने डायरेक्टली दे दी ना, यहाँ पे पता भी होती है हमें, 9 × 10 की पावर 9। डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये है 16 × 10 की पावर -9। cos थीटा कितना होगा बताओ, cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री जानते हो, सिखाया हुआ है ना, सिखाया क्या हुआ आपको, पहले से भी आता था, cos 60 1/2 होता है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 0.6 × 0.6, ठीक है ना, ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करना है, सिंपल कैलकुलेशन से ये हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये 2 से 2 आप पहले ही कैंसिल कर दो, ठीक है ना। ऊपर कितना आ रहा है आपके पास 16 × 9, और पावर्स को देख लेते हैं, ये कितना 10 की पावर +9, ये है -9, ये कट गया अपने आप ही, है ना, ऊपर तो और कुछ बचा ही नहीं, ऊपर तो 1 बचा है, और नीचे कितना बचा है 36 × 10 की पावर -2, यही बचा है, इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 9 ज़ा 4 4 ज़ा 9 से 9 यहाँ पे कट गया, ठीक है ना, 9 से 9 यहाँ पे कट गया। एक बार देख लेते हैं कुछ मिस तो नहीं कर दिया है,
एक 1/2 और भी था क्या? नहीं, ये 1/2 हमने ले लिया, ये मेरा हो गया k, है ना, ये हो गया मेरा p, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई मेरी k की, ये वैल्यू हो गई मेरी p की, p कितनी दे रखी है, ठीक है, और नीचे 36 था, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो गया है, और तो कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, आई थिंक यही आ रहा है ना, तो ये कितना आ रहा है 4 × 10 की पावर +2, 4 × 10 की पावर +2, यानी कि ये आ जाएगा 400 वोल्ट, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 400 वोल्ट, ठीक है ना, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 2 और ये आ गया मेरा k, ये आ गया मेरा p, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भूल तो नहीं गए ना, एक बार रीचेक कर लेना ज़रूर, ठीक है ना, 0.6 × 0.6 बिल्कुल सही है, cos थीटा की जगह 1/2, और यहाँ पे एक सेकेंड हाँ, कितने मिनट पे है यार, 16 मिनट। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला डाल देते हैं, वो है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, के की वैल्यू कितनी है अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में दी गई है 9 × 10 की पावर 9, पी की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखेंगे वो भी क्वेश्चन में दी है, ये दे रखी है 16 × 10 की पावर -9, कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का मतलब है 0.6 का स्क्वायर, 0.6 × 0.6 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हो 16 × 9 ये कितना हो जाएगा, आप ऐसे लिखे रहने दो, ये कैंसिल हो जाएगी चीजें, 10 की पावर +9 -9 कैंसिल हो गया, cos 60 डिग्री 1/2 हो गया, नीचे आ गया 6 × 6 है ना 36, और 0.6 है इसलिए 10 की पावर -2 भी आएगा, ठीक है, अब आप इसको काट दो, 4 9 जा 4 4 जा 9 और 9 कट गए, ये 2 टाइम्स आ गया, ये आ गया 2 × 10 की पावर +2 यानी कि 200 वोल्ट, ये हमारा सही आंसर है। A point charge Q moves from point P to S along the path PQRS as shown in the figure in a uniform electric field E pointing co-parallel to the positive direction of x-axis. The coordinates of the point PQRS are given like this. The work done by the field in above process. देखो जितना सवाल ये देखने में आपको कठिन लगेगा ना, जितना आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, आपको लगेगा यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, उतना ही मैं बता दूं ये सवाल आसान है। बस आप इतना याद रखें यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो कैसे फोर्स से हो रहा है, क्या वो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है ना, क्या वो फोर्स है कंजर्वेटिव, बिल्कुल वो एक हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कौन सी डायरेक्शन में दी है, पहले ये नोटिस करो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी एक्स डायरेक्शन में है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए तभी वर्क डन मिलेगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना, एक तरीके से आप बोलोगे सर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ही तो हमें वर्क डन देगा, और फोर्स को हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही तो हम लोगों को वर्क डन यहाँ पे देने वाला है, ठीक है ना, तो जो भी मेरा चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ध्यान से देखेंगे जो एक्स डायरेक्शन में इनटू डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, जो वाई डायरेक्शन में इनटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में इनटू डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, वाई वाई जेड जेड, ऐसे तो करेंगे हम, ठीक है ना, फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट और एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एक्स, वाई डायरेक्शन का वाई, और जेड का जेड, क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमें बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये दोनों चीजें मेरी जीरो हो जाएंगी, तो हमें सिर्फ ये देखना है हम इनिशियली कहाँ पे हैं, इनिशियली हम कहाँ पे हैं, पी पे, पी के कोऑर्डिनेट क्या है अगर हम ध्यान से देखें, इसके कोऑर्डिनेट है a, b, 0, यही कोऑर्डिनेट है ना, और फाइनल पोजीशन मेरी ये रही, फाइनल पोजीशन मेरी s है जो 0 0 0 है, यानी कि फाइनल पोजीशन मेरी 0 0 0 है, तो आप सिर्फ मुझे बताओ हमें x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट मिला, सिर्फ x डायरेक्शन में देखो, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो इन x डायरेक्शन तो कितना हो गया, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन,
एक्स डायरेक्शन में मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर आप ध्यान से देखोगे फाइनल पोजीशन 0 है, इनिशियल एक्स थी, माइनस एक्स पीछे की तरफ चले गए, यही हमारा एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ऑल्दो आप यहाँ पहुंचे हो, हम पहुंच तो यहाँ रहे हैं, बट एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना। थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में बी डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स डायरेक्शन में एक्स, तो हमें तो यहाँ पे सिर्फ एक्स चाहिए। यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे माइनस क्यू लिख रहा हूँ, चलो ऐसे लिखे रहने दो पहले, यहाँ से दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स डायरेक्शन में। बेसिकली यहाँ पे जो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो हम लोगों को कितनी दी गई है, ई, है ना, और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया है, माइनस ए हो गया है ना, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस क्यू ई ए, सॉरी, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है ना। सिंपली आप देख सकते हो पूरी जगह ये डिस्प्लेस हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो भी सिर्फ आपको एक्स डायरेक्शन का देखना था, यहाँ से यहाँ में भी एक्स, यहाँ से यहाँ में। अब आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए, आपसे पी से एस में पूछ रहा है, वो वर्क डन पी से क्यू में पूछता तो आप इसका एक्स, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेते हैं आप, बट उससे डिस्प्लेसमेंट कहाँ बोला है, पी से एस की तरफ। तो आप देखो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जेड डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वाई और जेड डायरेक्शन में उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, इससे कुछ लेना देना है ही नहीं हमें, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस आर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज एज शोन बिलो, द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइल नहीं है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल्स टू 5। तो यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक तरीके से माइनस डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, आर लिख सकते हैं अगर आर डायरेक्शन में हो रहा है, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर आपको 5 पे चाहिए तो स्लोप कांस्टेंट है इतनी देर, तो आप इसको माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। आप एक बात समझे, ध्यान से देखो, यहाँ से 4 से लेके 6 के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, तो 0 से लेके 2 तक का स्लोप कांस्टेंट है, 2 से लेके 4 तक का स्लोप 0 है, 4 से 6 तक का स्लोप नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें यही चाहिए। यहाँ पे अगर मुझे एट 5 स्लोप चाहिए, यहाँ पे अगर मुझे स्लोप निकालना है तो बढ़िया तरीका ये है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप को आप माइनस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर सकते हो। तो वाई एक्सिस पे क्या है पोटेंशियल, एक्स एक्सिस पे क्या है डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे अगर आपको स्लोप निकालना है माइनस ऑफ, अगर आप देखो ध्यान से कहाँ जा रहे हो, 4 से 6, मतलब मैं इस पूरे रीजन को यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 6 माइनस 4, और चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, फाइनल पोटेंशियल 0 हो रहा है, इनिशियल पोटेंशियल आपका देख सकते हो 5 था, है ना। स्लोप निकालना आता है ना, अरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है बेटा, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे इसके, अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखना चाहते हो, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 4,5, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखोगे तो होंगे 6,0, है ना। तो चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4, यही किया, और एक नेगेटिव साइन फॉर्मूले से आया है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2.5 आ गया, यहाँ से 2.5 वोल्ट पर मीटर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। दिस विल बी द फाइनल आंसर, इस तरीके से आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स डायरेक्शन। समझना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स डायरेक्शन में ही है, मान लो ऐसे है, पहले आपकी कम थी बाद में बढ़ गई, है ना, बाद में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, पास पास आ गई लाइन पर, है अभी भी पैरेलल लाइन सी, चाहे एक्स डायरेक्शन में ही है, पहले कम होंगी बाद में पास पास आ गई होंगी, है ना, बाद में फील्ड लाइंस हमारी पास पास आती जा रही होंगी और पास पास आती जा रही होंगी, बट है एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं बदल रही। तो जब फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऐसे केस में मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी शीट्स ही बनती है ना। वो अलग बात है, शीट्स के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाए, पर आप इतना याद रखना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो उसके परपेंडिकुलर वाई जेड प्लेन है, एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या है, वाई जेड प्लेन, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है, एक्स जेड प्लेन, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है, एक्स वाई प्लेन, प्लेन ही तो परपेंडिकुलर होता है ना यहाँ पे, तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि हमारी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो मेरा प्लेन होगा इसके परपेंडिकुलर वो वाई जेड प्लेन्स होंगे, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे जो प्लेन है वाई जेड प्लेन, ये मेरे आंसर होंगे, ठीक है। ओके, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, अगला सवाल इस कैटेगरी का आता है, यहां से भी आप सवाल देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है फिगर शोज 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। अब ध्यान से देखो, आपको पॉइंट दिख रहे हैं ए बी और सी। याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होती है जब पोटेंशियल में चेंज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जाती है, सोचो। क्या वो लो से हाई पोटेंशियल में जाती है या हाई से लो पोटेंशियल में जाती है, बताओ, सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड लो से हाई पोटेंशियल में जाती है या हाई से लो पोटेंशियल में जाती है, सोच के बताओ। हमेशा इट गोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी कि आप खुद सोचो, ये लाइन ऐसे जा रही है, यानी कि यहाँ पीछे वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल कम होगा, आगे वालों का ज्यादा। और आप देख सकते हो ऊपर जाते हुए थोड़ा पोटेंशियल चेंज होगा। ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, नहीं जा रही। नीचे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, नहीं आ रही। तो चाहे हम ऊपर जाएं चाहे हम नीचे जाएं, पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं होगा। पोटेंशियल में चेंज होगा जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे या राइट से लेफ्ट आओगे, तो आपका पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। तो अब आप यहाँ से क्लियरली क्या कह सकते हो, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, है ना। अब आप खुद सोचो, बी और सी, सोचो, कंपेयर करो। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बी से सी की तरफ जा रही है, तो आपको पता है पोटेंशियल बी का ज्यादा होगा सी से। और बी और ए, ये दोनों तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, है ना। तो वी ए की अगर हम बात, तो वी ए मेरा वीबी के बराबर होगा। तो वी ए बराबर वीबी, और ये दोनों वीसी से ज्यादा होंगे। तो वी ए बराबर वीबी एंड बोथ आर ग्रेटर देन वीसी। नेक्स्ट देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विद डिस्टेंस। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि आपको दोनों वेरिएशन पता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो आपको याद है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो डाइपोल की कैसे डिपेंड करती थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ ई की बात कर रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ई का वेरिएशन कैसे होता था, याद है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होता था, अगर हम ध्यान से देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो ये होता था कुछ प्रोपोर्शनल टू ई, प्रोपोर्शनल टू 1/r³। बट अगर आप पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो 1/r² पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। डाइपोल के लिए ये, पॉइंट चार्ज के लिए आपको याद है, पॉइंट चार्ज के लिए क्या वेरिएशन है, हमने पॉइंट चार्ज के लिए भी डिस्कशन किया था। पॉइंट चार्ज में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 1/r² पे डिपेंड करती है और पोटेंशियल 1/r पे। डिफरेंस क्लियर है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपने से डाइपोल के लिए पूछा है या पॉइंट चार्ज के लिए पूछा है, हमसे जो पूछा है वो डाइपोल के लिए पूछा है। और डाइपोल के लिए वेरिएशन क्या आएगा, E proportional to 1/r³ और it is proportional to 1/r² for the potential. Next, electric potential at equatorial point of a small dipole with dipole moment P. इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, बताया ना आप लोगों को, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, जीरो, है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई पोटेंशियल हमें नहीं मिलता। इसका आंसर तो आपको पता है ना, डायरेक्टली पता है ना, जीरो होगा। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन H+ एंड Cl नेगेटिव। यहाँ पे हमें HCl दे दिया, ऐसे केमिस्ट्री के सवाल होते हैं ना। HCl आपको पता है एक पोलर हो गया, H पे पॉजिटिव चार्ज और उतना ही Cl पे नेगेटिव चार्ज। जितना एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ 1 पॉजिटिव लिखा है तो एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज इस पे और एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज इस पे, ये HCl मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो HCl मॉलिक्यूल में ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मैं ऐसे बना देता हूँ, Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे है ना, उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे। तो आप देख सकते हो ये मेरा एक डाइपोल तैयार हो गया, ठीक है। और हम लोगों को इसका क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन H+ एंड Cl आयन इन द HCl मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को ये दिया है, जो आप 2a कहते हो, है ना। जो आप 2a कहते हो उसकी वैल्यू दे रखी है 1.38 इंटू 10 की पावर 1.38 इंटू 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को क्या निकालना है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम। हमें पोटेंशियल निकालना है डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम, यानी कि आर की वैल्यू हमें बोली जाएगी 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे हमें निकालना है यहाँ से सेंटर से, ठीक है ना। ये डिस्टेंस मैंने ले लिया 10 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है ना, 10 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। यहाँ पे हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे Kp, और कॉस थीटा में थीटा हम क्या डाल सकते हैं, 0 डिग्री। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, 180 भी डाल सकते हैं। Kp और कॉस 0 की वैल्यू हमें पता है 1 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय r²। K की जगह 9 इंटू 10 की पावर -9। डाइपोल मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा, चार्ज हम इलेक्ट्रॉन का लेंगे, डाइपोल मोमेंट के लिए क्या करेंगे, हम एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का लेंगे इंटू 2a डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19,
और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 1.38 एंगस्ट्रॉम, यही तो दिया है ना, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.38 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, बीच के डिस्टेंस कितना हो जाएगा इनके बीच, सॉरी जहां हमें निकालना है वो डिस्टेंस कितना है, ये है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितना है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दो, तो ये 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप आराम से सॉल्व करो, केयरफुली सॉल्व कर सकते हो, आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 10 की पावर माइनस 9 है ना, 10 की पावर ये कितना है, अगर हम ध्यान, ये 10 की पावर प्लस 9 है, सॉरी माइनस 9 नहीं है, ठीक है ना, सॉरी ये माइनस 9 थोड़ा होगा, ये प्लस 9 होगा ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे के की वैल्यू में तो प्लस आता है ना, तो ये प्लस 9 है, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें नीचे कितना आ रहा है, पहले ओपन कर लेते हैं, 9 इंटू 10 की पावर प्लस 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 20, ठीक है। अब आप देख सकते हो माइनस 19 माइनस 10 ये हो गया माइनस 29, क्यों ये ऊपर चला जाएगा, ये 10 की पावर 29 ही बनेगा, ये प्लस 9 है और ये 20 जाएगा, प्लस 29 माइनस 29 पावर कट जाएगी। थोड़ा सा इसको केयरफुली सॉल्व करना, ये 0.19 कुछ आएगा, जिसको अप्रॉक्सीमेटली आप 0.2 लिख देना, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 0.2 वोल्ट यहाँ से आंसर आएगा। मैंने ये कैलकुलेट करके देखा था, आप एक बार कैलकुलेशन चेक करना है, इसका आंसर 0.2 के पास आ रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन में कहता है वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करो, क्या कोई लॉजिक बनता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है, अगर आपकी कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आप चार्ज को एक से दूसरी जगह ले जा रहे हो, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू डेल्टा वी। तो यहाँ डेल्टा वी तो जीरो हो गया ना, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है ना, तो वर्क डन कभी होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। अगर आप चार्जेस को मूव करते हो तो आपको कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ता, वर्क डन सिर्फ तब करना पड़ेगा जब पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा, बदलाव आएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, इस पे देख सकते हैं टू आइडेंटिकल रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर मीटर एंड कोएक्सियली प्लेस एट अ डिस्टेंस कैपिटल आर मीटर अपार्ट। ये सबसे जरूरी है कि आप इसका डायग्राम बना लें। जब आप ऐसे क्वेश्चंस करें ना, तो सबसे पहले ना आप इसका डायग्राम बना लें, क्योंकि डायग्राम अगर आपने बना लिया तो काफी चीजें क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे दो रिंग्स हमने कंसीडर कर ली है, ठीक है ना, एक रिंग ये हो गई और एक ये पहले वाली रिंग हो गई, ठीक है ना। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, क्या डिस्टेंस दिया है देख लेते हैं। इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया है टू आइडेंटिकल ईच ऑफ रेडियस आर, दोनों का रेडियस भी आर है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस भी हमें दिया हुआ है आर, और हम लोगों को क्या दिया है, कोएक्सियली प्लेस एट अ डिस्टेंस आर मीटर अपार्ट। इनके बीच का डिस्टेंस भी कमाल है, वो भी हम लोगों को आर ही दे दिया, थोड़ी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा दिया होगा, ठीक है। अब कह रहा है Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज इन पे दे दिए गए, इस पे Q1 चार्ज दे दिया होगा पॉजिटिव चार्ज, हमने इस पे Q1 डाल दिया है ना, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज Q1 डाल दिया, इस पे कुछ चार्ज Q2 डाल दिया, पॉजिटिव चार्ज हमने Q2 डाल दिया। अब क्या करना है, अब देखते हैं अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब कह रहा है अब द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q, यानी कि एक मूवेबल चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है, स्मॉल q, फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग टू अदर। बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमें एक रिंग से दूसरे रिंग पे ले जाना है, यानी कि यहाँ से हमें Q चार्ज ले जाना है, ये मूवेबल चार्ज है ना। ये चार्ज की अगर हम बात करें, ये मूवेबल चार्ज है और इसको हमें एक से दूसरी जगह ले जाना है। कहाँ से ले जाना है, यहाँ ले जाना है, ये इनिशियल पोजीशन हो गई मान लेता हूँ, और कहाँ ले जाना है, यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे ले जाना है, ठीक है ना। तो हमें पूछ रहा है वर्क डन, और वर्क डन का एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वर्क डन होता है मूवेबल चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यही तो करना है। तो रियलिटी में हमें पता क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे बढ़िया चीज जो हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन में वो ये है कि हमें यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल, यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल निकालना है और इसी को यूज करना है, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसी पे मेहनत करते हैं। अगर हम बात करें वी इनिशियल, तो आप सोचो वी इनिशियल का मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल, इस रिंग का अपनी एक्सेस पे पोटेंशियल, अपने सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, इस पूरी रिंग का चार्ज कितना है, Q1 है, तो आप बोलोगे सर K Q1 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख दो K Q1 और डिवाइडेड बाय इसका रेडियस है R, ठीक है। अब इसके सेंटर पे इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, है ना। इस चार्ज का कोई पोटेंशियल नहीं लेना, ये मूवेबल चार्ज है, इसको पोटेंशियल में काउंट नहीं करना है,
हमें इस रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है ना, एक तो इसकी अपने चार्ज की वजह से होगा, दूसरा ये पिंक वाले की वजह से होगा। ऐसे जब आप इसके सेंटर पे निकालोगे तो एक इस ऑरेंज वाली रिंग की वजह से होगा और एक पिंक वाले की वजह से होगा। तो पहले हम इसके सेंटर पे निकाल रहे हैं, तो अभी मैंने किसकी वजह से निकाला है, अपनी रिंग की वजह से, अपने ही सेंटर पे कितना है VQ1/R। अब पिंक वाले की वजह से कितना होगा, K टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाय, बस ये सोचो ये डिस्टेंस कितना है, ये सोचो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस D कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये डिस्टेंस R है, ये R है, तो ऑब्वियसली ये R√2 होगा। पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज R, दिस इज R, तो ये मेरा हो जाएगा √R² + R²। आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इतना तो आपको डायरेक्ट करना है एग्जाम में, हर कुछ सब कुछ हम नहीं करके देंगे, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। आप खुद सोचो, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, क्या हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है ना, निकाल लोगे ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R√2। ऐसे अगर आप फाइनल पोटेंशियल निकालोगे इसके सेंटर पे, तो बस Q1 की जगह Q2 कर दो, है ना, K Q2 डिवाइडेड बाई R, क्योंकि इसका अपने सेंटर पे इतना होगा, और इस रिंग की वजह से इसके सेंटर पे ये डिस्टेंस भी तो मेरा R√2 ही है, इस पूरी रिंग की वजह से यहाँ डिस्टेंस, है ना, यहाँ आपका आ जाएगा KQ1 डिवाइडेड बाई R√2, यानी कि यहाँ से आपको VF माइनस VI निकाल लेना चाहिए, ठीक है ना। जो चीज़ कॉमन आ रही है वो आप पहले से कॉमन ले सकते हो, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है आप देख सकते हो, K/R तो आपको नज़र ही आ रहा होगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे मैं VF माइनस VI निकालने की कोशिश करता हूँ। तो K/R तो मुझे पहले से ही दिख रहा है, K डिवाइडेड बाई कैपिटल R कॉन्स्टेंट है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो आप देख सकते हो यहाँ से आया Q2 प्लस Q1/√2, है ना, माइनस ऑफ, यहाँ से देखो यहाँ से क्या आया, Q1 प्लस Q2/√2। समझ में आ रहा है, ये आ गया हमारा, ये क्लियर है, आपको दिख रहा है, Q2 प्लस Q1/√2 माइनस Q1 प्लस Q2/√2। एलसीएम ले लो, एक काम करो, √2 एलसीएम ले लो, तो यहाँ से V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना आ जाएगा, K डिवाइडेड बाय R, है ना। आप चाहो तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R भी लिख सकते हो, और एलसीएम यहाँ से √2 आ जाएगा, है ना, तो पूरे में नीचे एलसीएम √2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √2 Q2 और माइनस Q2, यानी कि यहाँ से √2 माइनस 1 Q2 आएगा, प्लस यहाँ से आएगा कितना, प्लस यहाँ से आएगा Q1 माइनस √Q2, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा Q1 और 1 माइनस √2, ठीक है, कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। आप इसमें से √2 माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, यहाँ नेगेटिव साइन लगा के माइनस कॉमन ले सकते हो, तो आप थोड़ा सा अगर इसको रीएडजस्ट करोगे तो आपको नीचे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 R, और इन दोनों में से √2 माइनस 1 को कॉमन ले लिया जाए। वो कैसे ले सकते हैं बेटा, यहाँ 1 माइनस √2 है, यहाँ √2 माइनस 1 है, आप यहाँ से नेगेटिव साइन पहले कॉमन ले लें, फिर √2 माइनस 1 को कॉमन लेंगे, यहाँ Q2 माइनस Q1 आ जाएगा, यहाँ पे Q2 माइनस Q1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसमें सिर्फ Q को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। अभी से ऑप्शन नजर आ रहा है आप लोगों को, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, आपको नजर आ रहा है, अभी से ऑप्शन देख सकते हो आप, है ना। अब यहाँ पे Q2 माइनस Q1 करें या Q1 माइनस Q2 फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है आप यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो या यहाँ से यहाँ, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड देखो, Q2 माइनस Q1 या Q1 माइनस Q2 से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन इससे करेक्टली मैच कर रहा है, बस फर्क ये है इनका, Q1 माइनस Q2 आ रहा है हमारा, Q2 माइनस Q1 आएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से लॉजिक बता देता हूँ, बहुत सिंपल है बेटा, आप एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को ले जा रहे हो, ठीक है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को जब लेके जाओगे तो आप इनिशियल पोटेंशियल इसके सेंटर पे देखो, इसके सेंटर पे VI/VF। अब क्वेश्चन में दिया नहीं है कि आप चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो या यहाँ से, मैं तो सिंपली लिख दिया VI यानी कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल, और VF यानी कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल, और VF माइनस VI कर दिया। सिर्फ कैलकुलेशन है, आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, खुद करके देखोगे। देखो अगर आप लोग सोच रहे हो सर ये कैसे आ गया, कभी नहीं समझ में आएगा जब तक आप खुद पेन पेपर ना उठा के इसकी कैलकुलेशन कर लो। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ सिर्फ उसी को समझ में आएगा जो मेहनत कर रहा है। अगर आप सोच रहे हो स्पून फीडिंग करे, सर चम्मच से मेरे मुंह में खाना खुद ही डाल दे, एग्जाम में तो नहीं करेंगे ना सर, वो अभी तो मैं करा भी दूं, बट आपको ये कैलकुलेशन करके देखनी है, खुद करके देखनी है। थोड़ा बहुत एलसीएम लेना आपको आता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना सीखो, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कल को डॉक्टर बन गए और आप सोचो कि सर आ जाए मेरी जगह सर्जरी कर दे, मेरे से तो नहीं हो रही, ऐसा होगा क्या। करना तो खुद ही है ना, बढ़ना तो आगे खुद ही है ना, मेहनत तो खुद ही करनी है ना, वो तो कोई नहीं कर पाएगा। हम सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको है, ठीक है। करें आगे, मुझे लगता है ये हो जाएगा आसान। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखते हैं। 2 points are at distance A and B from a long wire having
चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू। मान लो यहाँ पे एक लंबी वायर ले ली मैंने, ठीक है ना, लंबी वायर, लॉन्ग वायर, इस तरीके से लॉन्ग वायर ले ली और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हम ले लेते हैं, लेटस से एक बहुत लंबी वायर ले ली है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने चूज कर ली है लैम्डा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, इससे क्या निकालना चाहते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें एक डिस्टेंस वो कह रहा है यहाँ पे ए डिस्टेंस है और एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना, दो पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है ना, दो पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, है ना। तो ए का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो हम लोगों को कितना दिया है, अच्छा दो डिस्टेंसेस ही दिए हैं, मतलब ए बी पॉइंट ले लो आप, इसको कैपिटल ए बोल दो, इसको बी ले लो, इस डिस्टेंस को ए ही दिया है और ये दूसरा डिस्टेंस आपको स्मॉल बी दिया है, ठीक है। आप लोगों से पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स में, जो कि बहुत आसान है। अगर आप सोचो एक वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ वायर कितने कितने डिस्टेंस पे, किसी आर डिस्टेंस पे, तो आप बोलोगे सर वो होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला हमने देखा था, ये होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की 1 बाय आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है, एक वायर की 1 बाय आर पे डिपेंड करती है, एक डाइपोल की 1 बाय आर क्यूब पे डिपेंड करती है, ये बातें याद रखनी है। और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है ना, ये हम लोगों को याद रखना है। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमें ई डॉट डी आर करना पड़ेगा, इससे निकाल सकते हैं, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, डी आर डिवाइडेड बाई आर। क्या इंटीग्रेशन होता है, आप ए से बी डिस्टेंस पे जा रहे हो, आप ए से बी डिस्टेंस तक जा रहे हो, डी आर बाई आर आपको याद होगा, ये आपको स्पेशल डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है लॉग, यानी कि एल एन आर, और यहाँ पे लिमिट जाएगी यहाँ से, पहले आपका डिस्टेंस ए था फिर ए से बी, और आपको पता है अब यहाँ से आ जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ जाएगा एल एन बी माइनस एल एन ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जिसको आप क्या कहते हो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एल एन बी माइनस एल एन को लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता था ना, एल एन बी बाय ए, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को याद रखो, यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, एल एन बी डिवाइडेड बाय ए, ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्रोपोर्शनल टू एल एन ऑफ बी बाय ए के आ रही है, तो यानी कि आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से ये डिपेंडेंस आ रहा है, ये आप याद भी रख सकते हो, एक वायर के लिए जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की बात आए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक वायर के लिए, जब आपकी एक इनफाइनाइट वायर, लेमडा यहाँ पे आपका चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इसी को आप लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो दोबारा से ऐसा क्वेश्चन अभी एक पोटेंशियल का किया था, देखो प्रीवियस ईयर का सवाल है, ए बी सी आर द पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे फील्ड कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में, जो पॉइंट पीछे होंगे वो हाई पोटेंशियल पे होंगे, जैसे जैसे आगे जाओगे पोटेंशियल घटता जाएगा, ऊपर नीचे जाने से पोटेंशियल चेंज नहीं होगा क्योंकि फील्ड आगे है, फील्ड ऊपर होती तो ऊपर जाने पे पोटेंशियल घटता, फील्ड नीचे होती तो नीचे जाने पे पोटेंशियल घटता, बट ये तो फील्ड आगे जा रही है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, है ना, तो यानी कि आप देख सकते हो बी सी और ए, सबसे राइट साइड है ए, तो इसका पोटेंशियल वी ए, इसको वीसी और वीबी अगर मैं बोल दूं तो आपको समझ में आ रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल बी का होगा, फिर किसका होगा, सी का होगा, फिर किसका होगा, ए का, यानी कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल बी का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जाती है हाई पोटेंशियल से लो पे। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना सीखना है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक शेल कंसीडर कर लिया, एक स्फीयर कंसीडर कर लिया, कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी कि इसका सारा चार्ज इसके सरफेस पे होगा, ये सेंटर ले लिया, नॉन कंडक्टिंग भी होगा तो मैं सरफेस पे ही लूंगा, ठीक है। एक मैंने ये कंसीडर कर लिया और इस पे कुछ चार्ज मान लिया, लेटस से इस पे चार्ज दिया हुआ है कुछ Q1, ठीक है। ऐसे ही एक और शेल दे दी यहाँ पे, इस तरीके से मान लेते हैं, एक और शेल यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हम, यहाँ पे ये पिंक कलर की एक शेल और कंसीडर कर लेता हूँ मैं, इस तरीके से, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है इसका सेंटर भी यही है, सेंटर दोनों का सेम है, और इस पे चार्ज मैं मान लेता हूँ कुछ Q2, और ऐसे ही एक और शेल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही एक शेल और कंसीडर कर लेते हैं, और वो शेल यहाँ से कंसीडर कर लेता हूँ, ये रही, ठीक है ना, एक शेल यहाँ पे कंसीडर कर ली, ठीक है ना, इस पे चार्ज रख दिया मैंने Q3,
तीनों पे चार्ज रख दिया, Q1 Q2 Q3, ठीक है। अलग अलग रेडियस ले लेता हूँ मैं इनका। मान लो मैं सबसे पहले इसका रेडियस कंसीडर कर लेता हूँ, ये मेरा R1 हो गया, इसका रेडियस कंसीडर कर लेता हूँ R2, तीसरे वाले का रेडियस R3, R1 R2 R3 इनके रेडियस कंसीडर कर लिए मैंने, ठीक है। अब हम लोगों को पोटेंशियल बताना है, हर एक सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। मान लो अब एक चीज याद रखना, आप लोगों ने एक चीज सीखी थी जब हम लोगों ने पोटेंशियल निकालना सीखा था, रिमेंबर जब हम लोगों ने पोटेंशियल निकालना सीखा था फॉर शेल, है ना, फॉर शेल हमने एक चीज सीखी थी, इफ यू रिमेंबर, शेल या फिर होलोस्फीयर, हमने देखा था कोई भी अगर होलोस्फीयर है, इस पे चार्ज अगर Q है तो इसके अंदर पोटेंशियल V इनसाइड होता था जो सरफेस पे है, QQ/R, यानी कि अगर इसके सरफेस पे चार्ज Q है KQ/R, ये इसके सेंटर पे पोटेंशियल होता था, याद आ रहा है। अगर आप इसके सेंटर पे पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो सिंपली K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R, ये पोटेंशियल होता था इसके अंदर इनसाइड हर जगह, और बाहर जाते थे तो फिर पोटेंशियल R डिस्टेंस पे सिंपली KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r हो जाता। तो बाहर जाओगे तो पोटेंशियल 1/r से डिक्रीज करेगा, अंदर पोटेंशियल इसके क्या होता था, V इनसाइड की अगर आप बात करो तो वही होता था जो सरफेस पे होता था, यानी कि कांस्टेंट होता था। अंदर वो पोटेंशियल है जो सरफेस पे है, बाहर वो पोटेंशियल है जो इसके सेंटर पे चार्ज रखा होता तो होता, ठीक है। इसी चीज को यहाँ यूज करेंगे। मान लो आपका मन है कि इसकी सरफेस पे यहाँ पे कुछ चार्ज आपको दे रखा है ना, Q1 चार्ज दे रखा है, आप जानना चाहते हो पोटेंशियल किसकी सरफेस पे, इनर सरफेस पे, यानी कि सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, पोटेंशियल यानी कि आप जानना चाहते हो पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर 1, पहले वाले स्फीयर की बात कर रहे हैं, स्फीयर 1 यानी कि जो सबसे अंदर वाला स्फीयर है उसकी सरफेस पे। तो एक तो इसका अपनी वजह से होगा, इस पे खुद पे चार्ज Q1 है, तो यहाँ पे आप इसको V1 लिख दो, V1 पोटेंशियल क्या होगा, जो पोटेंशियल इस स्फीयर पे होगा, तो एक तो इसकी अपनी वजह से होगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा K Q1 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है इसका, अगर आप ध्यान से देखोगे R1। अब दूसरा किसकी वजह से होगा, ये पिंक वाले की वजह से, पिंक वाले की वजह से भी यहाँ पे होगा। मान लो आप यहाँ निकालने में इंटरेस्टेड हो, आप इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट का है, ग्रीन वाले की सरफेस पे है, तो KQ1/R1, डिस्टेंस मैंने सरफेस का ही लिया है, यानी कि R1 लिया है। पिंक वाले के लिए देखो, पिंक वाले पे चार्ज कहाँ है, पिंक वाले का चार्ज बाहर यहाँ होगा, और पिंक वाले के कहाँ लाई कर रहा है, ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है ना। अगर आप सिर्फ पिंक वाला स्फीयर देखो, बाकी स्फीयर भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, आप ये वाला भूल जाओ और ये वाला भूल जाओ, है ना, कर सकते हो आप ऐसा, ठीक है, कर सकते हो आप। थोड़ी देर के लिए ये अंदर वाला स्फीयर भूल जाओ और बाहर ब्लू वाला स्फीयर भूल जाओ, तो आप देख सकते हो, आप ऐसे समझो पिंक वाले स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, तो पिंक वाले स्फीयर के जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा, यानी कि पिंक के सरफेस पे कितना होगा, रेडियस कितना है R2, यानी कि पिंक वाले के सरफेस पे होगा KQ2 डिवाइडेड बाय R2, वही पिंक वाले की वजह से इस पॉइंट पे होगा, है ना, इसको पॉइंट 1 कह रहे हैं। वैसे ही आप ब्लू वाले की वजह से बात करो, ब्लू वाले के भी इनसाइड है ये पॉइंट, तो ब्लू वाले की सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा, यानी ब्लू वाले का अपनी सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल में यहाँ 1 पे कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि हो जाएगा KQ3 डिवाइडेड बाय R3। ये पोटेंशियल आपको मिल रहा है एट स्फीयर 1, सबसे अंदर वाले स्फीयर पे। अब आप बात करो बाहर वाले स्फीयर पे, यानी कि पोटेंशियल एट सरफेस 2। अब हम बात करें पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर 2, स्फीयर 2 की सरफेस पे, यानी कि अब आपका मन है यहाँ पे कैलकुलेट करने का, अब आप यहाँ कहीं कैलकुलेट करना चाहते हो दूसरे पॉइंट पे। तो आप सबसे पहले देखो ग्रीन वाले के ये पॉइंट आउटसाइड है या इनसाइड है, सोचो ये वाला पॉइंट, ग्रीन वाला स्फीयर देखो उसके आउटसाइड है ना, और ग्रीन वाले से इसका डिस्टेंस देख सकते हो आप कितना है, R2, यानी कि अगर आप पोटेंशियल V2 निकाल रहे हो इस सेकेंड पॉइंट पे, तो ग्रीन वाले के तो ये पॉइंट आउटसाइड है, जब आउटसाइड होता था तो हमने देखा था क्या होता था, जब आपके आउटसाइड होता था तो आपको टोटल डिस्टेंस लेना होता था, यानी कि ग्रीन वाले के ये पॉइंट आउटसाइड है, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा KQ1, ये किसकी वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, इनर स्फीयर की वजह से, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R2। पिंक वाले की तो सरफेस पे ही है, तो पिंक वाले का अपनी वजह से यहाँ पोटेंशियल आएगा KQ2/R2। और अब बात करें ब्लू वाले की, ब्लू वाले के लिए पॉइंट अंदर है, ब्लू वाला स्फीयर देखो, बड़ा वाला स्फीयर, ये पॉइंट सेकेंड पॉइंट स्फीयर के अंदर है, जब स्फीयर के अंदर पॉइंट होता था तो जो स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल होता था वही अंदर होता था, ब्लू वाले का अपने सरफेस पे पोटेंशियल जो होगा वही ये अंदर देगा, यानी कि KQ3/R3, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं आप पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ सबसे बाहर वाले स्फीयर पे, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट 3 पे, तो अब आपको फिर से निकालना पड़ेगा तीनों का कंट्रीब्यूशन, मतलब अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट स्फीयर 3,
ठीक है। तीसरे स्फीयर के लिए अब अगर हम कंट्रीब्यूशन निकालें तो आप देख सकते हो ये अंदर वाले स्फीयर की वजह से ये पॉइंट आउटसाइड है ना, थर्ड पॉइंट। तो अंदर वाले स्फीयर को अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगा थर्ड पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं V3, ये कितना आ जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय जो टोटल डिस्टेंस है इसका। जब भी स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट लाई करता है, अब इस वाले स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है ये थर्ड पॉइंट। हमें तीन जगह निकालना है ना पोटेंशियल, एक बार 1 पे, 2 पे, 3 पे। अब मैं 3 पे निकाल रहा हूँ तो सबसे अंदर वाले स्फीयर से निकालूं, फिर पिंक वाले से निकालूंगा, फिर ब्लू से। तो सबसे वाले अंदर वाले से KQ1/R2, सेकेंड मतलब अगर हम KQ2 की बात करें तो पिंक वाले स्फीयर के भी आउटसाइड है, ये पॉइंट 3 पिंक वाले स्फीयर के भी बाहर लाई कर रहा है, तो यानी कि KQ2/R3 और तीसरा KQ3/R3, क्योंकि अपनी सरफेस पे तो यही है। तो ये पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है, ये पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम पोटेंशियल की बात करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सबसे कम पोटेंशियल सबसे आउटर सरफेस पे, क्योंकि R3 सबसे बड़ा है, यहाँ पे R3 सबसे बड़ा है, R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 है ना। तो आप देख सकते हो ये तीनों टर्म छोटी है, तीनों केस में लास्ट टर्म कॉमन है, इसमें भी KQ3/R3 है, इसमें भी KQ3/R3 है, इसमें भी। सेकेंड टर्म आप देख सकते हो इसकी टर्म छोटी है, इसकी बड़ी है, इसकी सेम है ना। फर्स्ट टर्म अगर आप देखोगे इसकी सबसे बड़ी है, क्योंकि R1 सबसे छोटा है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल आपको इनर सरफेस पे मिलेगा। आप देख सकते हो KQ1/R1, KQ2/R2, KQ3/R3 इससे बड़ा है। क्यों बड़ा है? ये दोनों टर्म तो सेम है इसमें, पर पहली वाली टर्म KQ1/R1 KQ1/R2 से बड़ी है, और वो KQ1/R3 से भी बड़ी है, यानी कि ये पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। हालांकि यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिल गया, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। तो पोटेंशियल सबसे इनर स्फीयर पे सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पे इनर मोस्ट सरफेस पे होगा। समझ में आ रहा है? ये ध्यान से आप कर सकते हो। क्वेश्चन में एग्जाम में R1 की जगह R, R2 की जगह 2R और R3 की जगह 3R भी दे सकता है, ऐसे कैलकुलेशन भी बना के दे सकता है। R1 की वैल्यू वो A दे दे, R2 की 2A दे दे, R3 की 3A दे दे, इस तरीके से वो आपको कुछ सवाल दे सकता है, ठीक है ना। ऐसे शेल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो अंदर वाली शेल होगी ना उसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा, याद रखना। जो अंदर वाली शेल है उसका पोटेंशियल इस केस में ज्यादा आ जाता है। अंदर वाली शेल का पोटेंशियल इज ग्रेटर देन इससे, और इसका पोटेंशियल ग्रेटर देन इससे, तो जितना आप बाहर जाओगे पोटेंशियल घटता जाएगा। ग्राउंडिंग के साथ क्या होता है, ग्राउंडिंग में मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर हम दो शेल कंसीडर करें, ठीक है ना, मान लो मैं 2 या 3 शेल के लिए ले लेता हूँ, लेटस से ऐसे ले लेता हूँ, 3 शेल बना देता हूँ, एक शेल ये हो गई, ठीक है ना, एक इसके बाहर बना देता हूँ, थोड़ी सी इसके बाहर बना देता हूँ, दूसरी शेल ये ले ली हमने, एक शेल और इसके बाहर बना देते हैं, एक तीसरी शेल कंसीडर कर लेते हैं, तीसरी शेल मैंने ये कंसीडर कर ली, ठीक है। अलग अलग रेडियस की 3 शेल यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले वाले का रेडियस लेटेस्ट से मैंने बोल दिया R, इसका रेडियस मैंने ले लिया, मान लेते हैं 2R, तीसरे वाले का रेडियस ले लिया मैंने 3R, ठीक है। अब ग्राउंडिंग का मतलब क्या है या अर्थिंग का मतलब क्या होता है। मान लो क्वेश्चन में दिया है कि आपने इस वाली शेल को, सेकेंड वाली शेल को ऐसे ग्राउंड कर दिया, ऐसे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। कौन सी शेल को की है आपने, अर्थिंग और ग्राउंडिंग किस शेल को की है, सेकंड वाली को, ठीक है ना। आप किसी को भी कर सकते हो, इसने सेकंड को की है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग का मतलब है इस पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल अगर हम ध्यान से देखें V2 शुड बी जीरो, इस पे टोटल पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैंने कुछ चार्जेस दिए, मैंने यहाँ पे कुछ चार्ज दे दिया, लेटस से मैंने यहाँ पे चार्ज दे दिया Q, बाहर वाले पे देख दिया 6Q, ठीक है ना, अंदर वाले पे दे दिया Q और बाहर वाले पे दे दिया 6Q। अब आपको ये सोचना है कि अगर इस पे Q है, इस पे 6Q है, और बीच वाले को मान लो मैंने नहीं दिया, तो इस पे कुछ चार्ज जरूर आ जाएगा, इंड्यूस चार्ज, इसको Q डैश कहते हैं, या तो इंड्यूस कह सकते हो या ग्राउंड की वजह से आ जाएगा। और Q डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड Q डैश, ठीक है ना। यहाँ पे हमसे क्या बोलेगा, फाइंड Q डैश। आपने अंदर वाले को दिया Q, बाहर वाले को दिया 6Q, तो आपको बताना है इस पे कितना चार्ज आ जाएगा। इस वाले पे पहले कोई चार्ज आपने नहीं दिया था, आपने कोई चार्ज दिया था ब्लू वाले को नहीं, बट यहाँ पे आ जाएगा अपना आप। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। अब आप टोटल पोटेंशियल निकालो, V2 निकालना है ना आपको। V2 निकालने का तरीका, आप पिंक वाले से निकालो, पहले इस पॉइंट पे आप यहाँ निकालो, पिंक वाले से निकालो, चलो कितना आ जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, Q वाले स्फीयर के बाहर है ना, ये आउटसाइड है ना, डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है ना। येलो ये ब्लू वाले की वजह से, खुद वाले की वजह से आएगा KQ डैश डिवाइडेड बाई 2R। और अगर हम बात करें येलो वाले की वजह से, तो येलो वाले की वजह से कितना आएगा, K टाइम्स 6Q और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 3R।
जो येलो वाले की अपनी सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल वो ब्लू पे देगा। इन तीनों को ऐड करके हमें डालना चाहिए जीरो। क्यों जीरो डाला है? क्योंकि इसको ग्राउंड किया है, अर्थ किया है ना। यहाँ पे अगर आप इस पे कोई चार्ज नहीं मानोगे तो फिर इन दोनों को ऐड करके जीरो आ ही नहीं सकता। खुद सोचो, आप मान लो कि सर हम नहीं मानते इस पे कोई चार्ज आएगा, आपने कहा सर हमने इस पे कोई चार्ज दिया नहीं था, हाँ तो सर इस पे कोई चार्ज आएगा भी नहीं, हम ऐसा मान रहे हैं। आएगा क्यों? अगर आपने इस पे कोई चार्ज नहीं लिया, मान लो आपने क्यू डैश नहीं लिया, तो क्या इन दोनों को जोड़ के कभी जीरो आ सकता है? नहीं। दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके क्या कभी जीरो आ सकता है? नहीं। यानी कि इन तीनों का सम जीरो होगा, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। देखो वो कितना होगा। आप के बाई आर को तो जीरो में डाल दो, कॉन्स्टेंट ले लो ना, यहाँ से कॉमन ले लो। के बाई आर को आपने यहाँ कॉमन ले लिया और क्यू को यहाँ पे आपने लिख दिया क्यू बाई टू प्लस क्यू डैश बाई टू प्लस 6q/3r, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 3 से ये भी चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2q। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, k बाई आर को तो आप 0 में डाल दो, ये तो चला जाएगा। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? q प्लस एलसीएम यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, q प्लस क्यू डैश प्लस 4q, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। एलसीएम मैंने 2 ले लिया बेटा, यहाँ तो जरूरत नहीं है ना, यहाँ q आएगा क्यू डैश, और यहाँ पे एलसीएम अगर आप 2 लोगे तो ये हो जाएगा 4q। और अब आप देख सकते हो यहाँ से 2 भी 0 में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5q प्लस क्यू डैश इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्यू डैश कितना आ जाएगा? -5q। यानी कि आपको यही कैलकुलेट करना था, ये आपको मिल गया। कितना चार्ज इंड्यूस हुआ या कितना चार्ज अर्थिंग की वजह से इस पे आया? -5q। कितना चार्ज आ गया? -5q। यानी कि आपने यहाँ अगर कोई चार्ज रखा है q, मान लो आपने यहाँ 1 रखा है या 6 कूलम रखा है, तो ऑटोमेटिकली अर्थ से ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेगा और यहाँ पे -5 कूलम चार्ज आ जाएगा, सो दैट इस पे पोटेंशियल क्या हो जाए? 0। जिस भी शीट को आप या फिर जिस भी कंडक्टर को आप ग्राउंड कर रहे हो, अर्थ कर रहे हो, उसी का पोटेंशियल 0 कर रहे हैं। अगर आपने पिंक वाले को ग्राउंड किया होता तो मैं टोटल पोटेंशियल पिंक वाले पे निकाल के 0 कर देता। अगर ब्लू वाले को आपने ग्राउंड किया होता तो टोटल पोटेंशियल ब्लू वाले पे निकाल के 0 डाल देता। ठीक है, इसको जस्ट हम लोगों को इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूं मैं, ओवरव्यू दे रहा हूं इस टॉपिक का। आप समझते हो मैं हर टॉपिक का ओवरव्यू इसलिए दे देता हूं जो मुझे लगता है शायद नीट में नहीं पूछा गया, पर फिर भी इससे रिलेटेड थोड़ी नॉलेज हमें होनी चाहिए, बुरे वक्त के लिए हमारे काम आएगा। बुरा वक्त का मतलब है कि मान लो भैया किसी साल नीट के पेपर में हदी मचा दी उसने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जो मेंस में होते हैं, आजकल आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपको ये सवाल काम आएगा, बट चांसेस इसके थोड़े से कम रहते हैं आने के, बट फिर भी हम लोग इसको पढ़ते जरूर है। ठीक है ना, ताकि हमें भी लगे भाई हमने पढ़ी हुई है चीजें, आ गया तो हम डरेंगे नहीं। ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ मैंने आपको पोटेंशियल निकालना सिखाया, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिन सबका सेंटर सेम होता है, और दूसरा फिर मैंने एक ग्राउंडिंग से रिलेटेड आपकी क्वेरी देखी है कि ये इस तरीके का कोई सवाल आ जाए तो आप कर सको। हालांकि फिर मैं बता रहा हूँ इसके चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर ही होते हैं, नहीं आता एग्जाम में। जेई मेंस में तो ये दबा के क्वेश्चंस आते हैं इसके, बट मैंने मेंस में देखा है, बट नीट में नहीं देखा आप लोगों के कभी ऐसे सवाल आते हुए। पर ऐसा हमेशा हम मान के चलेंगे, कोई भी साल पहला साल हो सकता है जब ऐसा सवाल आ जाए, इसलिए इसको तैयार रखें। ओके, क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल स्फीयर तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये उसी का एप्लीकेशन है। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट नाउ अ न्यू टॉपिक। एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ से, एक नई यूनिट एक तरीके से स्टार्ट हो जाती है, ये कैपेसिटर्स है। ठीक है, यूनिट तो नहीं कहूंगा, एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या है? कैपेसिटर्स सिंपली चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जिन पे हम चार्ज को रख सकते हैं। आप लोग एक बात बताओ भाई, मान लो आपको एक बहुत ही बढ़िया सी लेटर से आपको एक बहुत बढ़िया सी बाइसाइकिल पसंद आ गया, आपने कहा अरे यार ये तो बहुत ही बढ़िया बाइसाइकिल है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, पर उसका जो रेट है बहुत ज़्यादा है। वो रेट है मान लो 6,000 रुपये की बाइसाइकिल है, आपने कहा यार ये तो नहीं मेरे बजट में, मेरे को तो इतनी पॉकेट मनी नहीं मिलती है, मैं कैसे लूँ। और मान लो आपको पॉकेट मनी मिलती है 1,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है ना, मान लो मिलती है, कितनी मिलती है? 1,000 रुपये पर महीने, और साइकिल है 6,000 की। क्या आप ले सकते हो? आप अभी तो नहीं ले सकते, पर आप कहोगे मैं सेविंग करके तो ले सकता हूँ ना। सेविंग यानी कि आप धीरे धीरे पैसे जोड़ोगे और जाके वो साइकिल लोगे। कैपेसिटर भी कुछ ऐसा ही करता है। कैपेसिटर भी क्या करता है, हमारे सर्किट में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करें, हम एक साथ तो सारी एनर्जी दे नहीं सकते। मेरी बैटरी छोटी सी है, छोटी सी बैटरी कितना काम करेगी बेचारी, तो हम क्या करते हैं, छोटी सी बैटरी से कैपेसिटर लगा देते हैं। और कैपेसिटर क्या करता है फिर? कैपेसिटर बहुत ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर लेता है। कैपेसिटर क्या करता है, काफी सारे चार्ज को अपने ऊपर स्टोर कर लेता है, और जब हमें एनर्जी चाहिए तो वो हमें प्रोवाइड कर देता है। यानी कि ये एनर्जी स्टोरिंग, यानी कि ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है।
तो कैपेसिटर क्या कर रहा है, ये चार्ज को स्टोर कर रहा है। जैसे हम बैंक में पैसे डालते जाते हैं, गुल्लक में डालते जाते हैं, स्टोर होता रहता है, जब चाहिए एकदम गुल्लक फोड़ से निकाल लेते हैं। कैपेसिटर भी यही करता है, ये अपने ऊपर चार्ज को इकट्ठा करने देता है और धीरे धीरे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। बैटरी छोटी है बट ये ज़्यादा वोल्टेज दे देता है, इस पर ज़्यादा चार्ज आ जाता है। वोल्टेज तो नहीं, बट बेसिकली हम चार्ज की बात करेंगे, इस पर चार्ज ज़्यादा जाके स्टोर हो जाता है। और जब इस पर ज़्यादा चार्ज जाके स्टोर हो जाता है, हम उस चार्ज को यूटिलाइज कर सकते हैं टू डू मोर वर्क। तो ये हमारे कैपेसिटर का काम है। तो कैपेसिटर यानी कि हम इसको बोल सकते हैं चार्ज स्टोरिंग डिवाइस या एनर्जी, है ना। आप इसको लिख सकते हो, दिस इज चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है ना, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। देखो चार्ज है तो इससे एनर्जी है, कैसे है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होगी। तो ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है दैट स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपनी एनर्जी को स्टोर रखता है। कैपेसिटर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उसके अंदर आपको एनर्जी मिलेगी, यानी कि हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस भी है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस या एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें, चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी है, ओके। तो कैपेसिटर क्या होता है, सारी चीजें कैपेसिटर है, यूनिवर्स में सबको ही कैपेसिटर ही कहते हैं। मैं भी कैपेसिटर हूँ, आप भी कैपेसिटर हो, ये पेन भी कैपेसिटर है, ये वाटर बॉटल भी कैपेसिटर है, क्योंकि चार्ज तो आप किसी पे भी रख सकते हो। तो ये तो कोई बात ही नहीं कि कैपेसिटर कौन है, हर कोई कैपेसिटर है। बट अच्छा कैपेसिटर कौन है, बुरा कैपेसिटर कौन है, ठीक है ना। अब भाई मैं मानूं आपको क्रिकेट खेलना आता है, आप कहते हो क्रिकेट खेलना तो सभी को आता है, थोड़ा बहुत तो सभी बैट वैट घुमा लेते हैं, बट सबको क्रिकेटर तो नहीं कह दोगे, है ना। आपको फुटबॉल खेलना आता है, हाँ सर पैर से तो बॉल मैं भी मार सकता हूँ, ये भी मार सकता है, पर सबको प्लेयर तो नहीं कह देंगे। जो अच्छा खेलता है उसको आप प्लेयर कहोगे। वैसे कैपेसिटर हर कोई है, 400 हर कोई स्टोर कर सकता है, तो हर कोई कैपेसिटर हो सकता है। बट अच्छे कैपेसिटर को कैपेसिटर्स बोला जाता है, यानी कि जो ज्यादा चार्ज स्टोर करके दिखाए। चार्ज स्टोर करने में प्रॉब्लम क्या है, होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, है ना, अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, आप इस पर चार्ज स्टोर कर सकते हो। होगा क्या, अभी इस पर कोई चार्ज है नहीं है, तो आप इस पर चार्ज स्टोर कर सकते हो। आपने कहा कि सर इस पर हम चार्ज रख सकते हैं, मैंने कहा हाँ। तो आपने इस पर कुछ चार्ज रख दिया, लेटर से क्यू चार्ज रख दिया, तो इस पर कुछ चार्ज आ गया, इस तरीके से क्यू चार्ज आ गया। बट अब इस पर और चार्ज रखना चाहते हो तो ये रिपल्शन देगा। आप इस पर जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे, ये चार्ज को लेने से मना कर देगा, इंकार कर देगा, क्योंकि रिपेल करेगा। आप और चार्ज लेके आओ डी क्यू, क्या ये आने देगा, नहीं। आप और चार्ज लाओगे तो ये रिपल्शन करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी एनर्जी खर्च करके इस चार्ज को यहाँ रखना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन डिपेंड करेगा इसके पोटेंशियल एनर्जी पे या पोटेंशियल पे, ठीक है ना। आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है ना, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज स्टोर करना है तो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि चार्ज स्टोर करने से उसका पोटेंशियल आ जाता है, और अगर पोटेंशियल आ जाता है तो आपको वर्क डन करना पड़ता है। तो कैपेसिटेंस एक क्वांटिटी है यहाँ पे, जिसको हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है ना। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर की एबिलिटी, ठीक है, कैपेसिटर की एबिलिटी हम ऐसे लिख देते हैं, कैपेसिटेंस is defined as ability of any capacitor is defined as capability of capacitor to store charge per unit potential। इसका क्या मतलब है, हमने देखा ना, अगर हम किसी को चार्ज देते हैं तो उसमें पोटेंशियल आ जाता है। आप जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल आएगा, उतना ज्यादा ये रिपेल करेगा, उतना वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। आप जितना चार्ज रखोगे उतना ये हैवी होता जाएगा, हैवी का मतलब है इस पे पोटेंशियल आ जाएगा, ये अब आप और चार्ज को लाने नहीं देगा। यानी कि एक चीज आप याद रखना, पोटेंशियल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आता है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, या फिर हम कह सकते हैं चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल या पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है ना। और हम लिख सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जनरली हमें ये लिखना चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट पे जितना चार्ज रखोगे उतना उसमें पोटेंशियल आ जाएगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्या है, कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इजीली चार्ज को आने देते हैं, मतलब उन पे अगर आप चार्ज रखते हो उनका पोटेंशियल ज्यादा नहीं बढ़ता, मतलब ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। हर ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा ये किताब पढ़, ये बुक दे दी, मैंने कहा चलो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनको याद करके सुनाओ। अब सब बच्चे बैठ गए। अब कोई बच्चा ज़्यादा याद कर लेगा, कोई कम याद करेगा, कोई थोड़ा सा याद करेगा, दिमाग फुल हो जाएगा और याद नहीं हो रहा, है ना। कोई पूरी बुक रट मारता है, होता है ना।
यानी कि मैंने तो सबको एक जैसा काम दिया था बट किसी ने अच्छे से किया, किसी ने नहीं। वैसे ही कैपेसिटर है, आप सभी को क्या देना चाहते हो, चार्ज देना चाहते हो। कोई जल्दी जल्दी चार्ज अपने ऊपर रख लेता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेता है, मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा नहीं बढ़ता। जिसका पोटेंशियल ज्यादा नहीं बढ़ेगा ना चार्ज स्टोर करने में, वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। यानी कि जो हमें इजिली चार्ज स्टोर करके दे देगा वो अच्छा कैपेसिटर है। यहाँ पे भी आप याद रखना कि जितना ज्यादा आप चार्ज स्टोर करोगे उतना ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल बढ़ेगा वो फर्दर चार्ज स्टोर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो अच्छा कैपेसिटर है जिसपे आप ज्यादा चार्ज स्टोर करो और पोटेंशियल कम बढ़े। अच्छा कैपेसिटर जिसपे चार्ज ज्यादा स्टोर कर सको और पोटेंशियल ज्यादा ना बढ़े, ठीक है ना। पर पोटेंशियल प्रोपोर्शनल जरूर होता है हर ऑब्जेक्ट में चार्ज के। तो कैपेसिटेंस किसको डिफाइन करते हैं, यहीं से अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे V प्रोपोर्शनल है ना, तो आप लिख सकते हो V इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आता है 1/c, है ना। यहाँ से आप लिख सकते हो C जो है यहाँ पे, इसी को हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस। अगर आप ध्यान से देखोगे कैपेसिटेंस आ क्या आ रहा है, कैपेसिटेंस आ रहा है चार्ज स्टोरिंग पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम कैपेसिटेंस कह रहे हैं। कैपेसिटेंस क्या है, कितना आप चार्ज स्टोर कर रहे हो पर यूनिट इंक्रीज इन पोटेंशियल, कि आप चार्ज स्टोर कर रहे हो और उसका पोटेंशियल ज्यादा ना बढ़े। सी किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे, ये चार्ज और पोटेंशियल पे नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है ना। सी क्या है, ऑब्जेक्ट की कैपेबिलिटी है, ऑब्जेक्ट और मटेरियल, ये हम कह सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट और मटेरियल, ठीक है ना। सी क्या होता है, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स शेप और साइज, ये शेप और साइज पे डिपेंड करता है। एंड इंडिपेंडेंट, किसके इंडिपेंडेंट होता है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। यानी कि देखने में आपको लग रहा है कि सर C Q/V है, अगर आप Q बढ़ाओगे तो C बढ़ जाएगा, V बढ़ाओगे तो C घट जाएगा, पर ऐसा है नहीं। यहाँ एक बात याद रखना, यहाँ देखने में जरूर लग रहा है C Q/V है, पर Q को बढ़ाने से C नहीं बढ़ेगा, Q को बढ़ाने से V बढ़ेगा। आपने Q को दुगना कर दिया, V दुगना हो जाएगा, C कांस्टेंट रहेगा। हर ऑब्जेक्ट के लिए C की वैल्यू कांस्टेंट है। जैसे ये बॉटल है, इसकी इस टाइम C की कोई वैल्यू होगी, आप इस पे चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, बट इसका कैपेसिटेंस अब कांस्टेंट है, चार्ज बाय पोटेंशियल कांस्टेंट है। हाँ, इसकी शेप बदल दूं, इसको दबा दूं या इसकी शेप बदल दूं, इसको राउंड शेप बना दूं, तो इसका कैपेसिटेंस बदल जाएगा, ठीक है ना। तो बदल जाएगा, कैपेसिटेंस किसी की शेप पे साइज पे डिपेंड करता है, वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, ठीक है ना। तो कैपेसिटर्स के बारे में हमें ये बात समझ में आती है। कैपेसिटर्स क्या होते हैं, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, चार्ज स्टोर करते हो तो कैपेसिटर वहां पे आपको मिलता है, ठीक है ना। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ये क्या है, ये तो बहुत आसान कैपेसिटर है। सबसे पहली कैटेगरी जो यहाँ पे है वो क्या है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें आप सिर्फ एक स्फीयर लेते हो, जिसमें आप सिर्फ एक स्फीयर लेते हो। यानी कि इस तरीके से आपने एक स्फीयर लिया, आइसोलेटेड है, इसके आसपास और कुछ भी नहीं पड़ा, आइसोलेटेड स्फीयर है। मान लेते हैं इसका कुछ रेडियस होगा, हम कंसीडर कर लेते हैं इसका जो रेडियस है वो है r, ठीक है ना। और इस पे हमने कुछ चार्ज रख दिया, आइसोलेटेड है, कोई और आसपास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये चार्ज कहाँ से आया, इसने कुछ चार्ज लूज किया होगा, है ना। कितना चार्ज लूज किया होगा, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, कहाँ दिए होंगे, वो आसपास तो कुछ है नहीं, किसको दिए, कहाँ गए, आसपास तो कुछ है नहीं, कहाँ दे दिए इसने, इन्फिनिटी। यानी कि हम एक्चुअली बोलेंगे इसका पोटेंशियल जो V है, हम बोलते हैं जो इसका पोटेंशियल V है वो होगा KQ डिवाइडेड बाय R, इसके सरफेस पे, एट सरफेस। अगर आप इसके सरफेस पे पोटेंशियल देखोगे तो कितना है, KQ/R। बट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय 4πε0R, यही है ना। अगर हम ध्यान से देखें, इसने चार्ज दिया कहाँ है, इसने चार्ज दिया इन्फिनिटी पे। V एक्चुअली पता है क्या है, V इसका पोटेंशियल नहीं है, V इसका और इसने जहाँ चार्ज दिया वहां का पोटेंशियल डिफरेंस है। एक्चुअली आप ये भी याद रख सकते हो, V को हम लिखते हैं दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये क्या है अगर हम ध्यान से देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम जानते हैं जीरो मानते हैं, ठीक है ना। और हम जानते हैं पोटेंशियल और इन्फिनिटी हम क्या मान के चलते हैं, जीरो। इसलिए जो इसकी सरफेस का पोटेंशियल है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसकी सरफेस और इन्फिनिटी का जीरो ही है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहां से, अगर आप ध्यान से देखो, हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था, कैपेसिटेंस होता है यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई V। तो आप कर सकते हो यहाँ से अगर आप Q/V निकालोगे तो वो आ जाएगा 4πε0R, ठीक है ना। आप Q को इधर ले जाओ, V को इधर ले जाओ, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4πε0R। तो ये एक कैपेसिटेंस होता है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का। दिस इज अ कैपेसिटेंस फॉर द आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। याद रखना इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, वैल्यू
इज वेरी स्मॉल, बहुत कम वैल्यू आती है इसकी, क्योंकि आप जानते हो जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी जो रेंज है ना, वो कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो जो इसका कैपेसिटेंस है वो बहुत लो है, ये अच्छा कैपेसिटर नहीं है, नॉट अ गुड कैपेसिटर, ठीक है, नॉट अ गुड कैपेसिटर। क्यों अच्छा कैपेसिटर नहीं है? क्योंकि मैंने बोला था कैपेसिटर अच्छा तब होता है जब उसका कैपेसिटेंस हाई हो और इसका कैपेसिटेंस बहुत लो होगा। तो आइसोलेटेड कैपेसिटर इज नॉट अ गुड कैपेसिटर। आप इसका कैपेसिटेंस देख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ठीक है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम अच्छा कैपेसिटर बनाना चाहते हैं जिसका कैपेसिटेंस हाई हो। वो कैसे बनेगा? हम जब ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए और वोल्टेज कम बढ़े, पोटेंशियल कम बढ़े, इसीलिए हम इसके पास एक नेगेटिव सरफेस लाते हैं ताकि इसका ओवरऑल पोटेंशियल घट जाए। नेगेटिव सरफेस लाने से क्या होगा, उसका भी कुछ नेगेटिव पोटेंशियल इसकी सरफेस पे आ जाएगा, तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल घट जाएगा। तो वी वांट कि V घट जाए ताकि C बढ़ जाए, ठीक है ना, यानी कि ओवरऑल इसका पोटेंशियल कम हो जाए सिस्टम का, ठीक है ना। हम जो कैपेसिटेंस निकालेंगे हम सिस्टम का निकालेंगे, सी ओवरऑल हम ज्यादा चार्ज रख पाए और वोल्टेज ज्यादा ना बढ़े, तो ऐसे केस में हमें एक नेगेटिव प्लेट और चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए बेस्ट कैपेसिटर्स वो होते हैं जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो ये इस कैटेगरी में सबसे पहला जो आता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें आपको दो प्लेट्स नजर आएंगी और आपस में पैरेलल नजर आएंगी। यहाँ पे हमें दो प्लेट नजर आएंगी एंड दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। प्लेट की शेप कुछ भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, मतलब कैसा भी हो सकता है। आप ऐसे भी दिखा सकते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कि यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, ठीक है ना, ऐसे कैपेसिटर बना सकते हो। आप सर्कुलर प्लेट भी ले सकते हो, है ना, आप सर्कुलर शेप भी ले सकते हो। तो यहाँ पे दो प्लेट्स होंगी, एक पे आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे और एक पे आप नेगेटिव। एक पे अगर आप पॉजिटिव रख रहे हो तो दूसरे पे उतना ही नेगेटिव, ठीक है ना। किसी भी शेप की हो सकती है, प्लेट्स मे बी ऑफ एनी शेप। प्लेट्स क्या होती है? ऑफ एनी शेप, ठीक है ना, कोई भी शेप हो सकती है उसकी प्लेट्स की, आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझने की, इसके कैपेसिटेंस को निकालने की। तो अगर मैं यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर रहा हूँ, लेट अस से मैंने शीट ले रखी है ऐसे, तो इजी हो जाएगा थोड़ा दिखाना। वैसे अदरवाइज आप सर्कुलर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्कुलर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये शेप लोगे कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें याद रखना है ये पहले न्यूट्रल है। मैं मान लेता हूँ दोनों प्लेट कैसी है, न्यूट्रल। आपने जितने इलेक्ट्रॉन एक से उठा के दूसरे पे डाले, मान लो इससे इलेक्ट्रॉन उठा के इस पे डाले तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन उठा के इस पे डाले तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन उठा रहे हो उस पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव। मैंने इससे कुछ इलेक्ट्रॉन उठाए और इस पे डाल दिए, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये इनर साइड पे है, और ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपने अगर इसकी इनर साइड की बात करोगे, इसकी इनर सरफेस पे जो चार्ज आ गया, मान लेते हैं इसकी इनर सरफेस पे जो चार्ज आ गया वो आ गया -Q। इसकी इनर सरफेस पे जो चार्ज आ गया, इनर सरफेस कैपेसिटर, जैसे अगर मैं दो शीट्स ले रहा हूँ, जैसे मेरे दो हाथ हैं, आप देखो आमने सामने है, तो यहाँ पे अंदर हथेलियों पे चार्ज आ गया है, बाहर नहीं आया है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, ठीक है ना। इसकी इनर सरफेस पे जो चार्ज आ जाएगा वो +Q आ जाएगा, जितना एक पे नेगेटिव उतना दूसरे पे पॉजिटिव, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां से आपको याद होगा, अगर इसका कुछ एरिया है, प्लेट का एरिया A है ना, तो आप सिग्मा को लिख सकते हो Q डिवाइडेड बाई A। यहाँ पे आपका माइनस सिग्मा हो जाएगा -Q डिवाइडेड बाई A। तो आपको पता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितनी होगी? यहाँ पे एक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E। यहाँ पे इनसाइड कैसी होगी? यूनिफॉर्म। हमने इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था ना, यूनिफॉर्म फील्ड होगी, दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगी। पॉजिटिव वाले से आएगी, अगर हम देखें यहाँ से दो जगह आएगी, एक आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट वाली से, और एक नेगेटिव वाले से भी आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी प्लेट्स के बीच में वो हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन प्लेट्स, ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं प्लेट्स के बीच के जो डिस्टेंस है इसको मैंने ले लिया d। तो d इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स अगर हम ध्यान से देखें तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं d। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अब यूज कर सकते हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब हम देखिए हमें पता है वैसे E का फॉर्मूला क्या होता है, E का फॉर्मूला होगा -dV/dr या फिर ΔV/ΔR। डेल्टा V तब लिख सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ΔV को लिख सकते हो -E ΔR
मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लूँ तो मैं पॉजिटिव लिख सकता हूँ, तो यानी कि सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। डेल्टा आर का मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो आ गया ये, तो दिस इज माय पोटेंशियल डिफरेंस। और अब आप बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसको यूज कर लो, ठीक है ना। पहले तो आप डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो, सिग्मा की जगह लिख दो Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है ना। तो अगर आप यहां से देखोगे आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाय वी, है ना, यानी कि Q बाय डेल्टा वी। तो यहाँ पे आपका जो कैपेसिटेंस है वो Q बाय डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी, जो कि आपको याद रखना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आप कोई डिराइव नहीं करते हो एग्जाम में, ये याद होता है। ए एरिया एप्सिलॉन नॉट हमारी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय डी। यहाँ शीट के बीच में वैक्यूम लिया है और कुछ नहीं लिया है, यहाँ शीट्स के बीच में हमने वैक्यूम कंसीडर किया है और कुछ कंसीडर नहीं किया है, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, है ना। तो यानी कि अगर हम ध्यान से देखिए कंसेप्ट एंड फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला और कंसेप्ट दोनों याद रखना है। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसी भी शेप की हो सकती है, एनी शेप, जरूरी नहीं है फ्लैट ही हो, है ना, एनी शेप, कोई भी शेप की हमारी ये शीट हो सकती है। मैंने यहाँ ले रखी है रेक्टेंगुलर, बट किसी भी शेप की ये शीट्स हो सकती हैं। अगर आपको इनका एरिया पता है और आपको इनके बीच का डिस्टेंस पता है डी, तो इसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा वो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होगा। क्लियरली आप देख सकते हो ये कैपेसिटेंस है और ये इंडिपेंडेंट है किसके, अगर आप फॉर्मूले से देख सकते हो, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी, पोटेंशियल डिफरेंस के और चार्ज से इंडिपेंडेंट है। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, उतना कम कैपेसिटेंस। तो प्लेट्स को बहुत क्लोज होना चाहिए और एरिया को ज्यादा, जितना बड़ा प्लेट उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, अच्छा कैपेसिटर, ठीक है ना। यहाँ पे आप इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रख रहे हो पर कैपेसिटेंस उस चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा। आपको किसी अगर ज्यादा चार्ज कर देंगे तो कैपेसिटर बढ़ जाएगा क्या, नहीं, कैपेसिटर चेंज होगा अगर आप एरिया चेंज करोगे, कैपेसिटर चेंज होगा अगर आप क्या करोगे, आप इनके बीच का डिस्टेंस चेंज करोगे, एरिया चेंज करोगे, वैसे चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। सर्कुलर एरिया भी हो सकता है, जैसे मर्जी एरिया दे सकता है, हो सकता है आपको ऐसे शीट दे दे, वो बोल दे इसका रेडियस मेरा आर है और दूसरी शीट है इसका रेडियस भी बोल दे आर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोल दे वो ए है ना। तो आपसे बोले कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी कि ये बन जाएगा कैपेसिटेंस। एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर सर्कुलर शीट्स का, है ना, और एप्सिलॉन नॉट बाई ए। क्या फर्क पड़ता है इस पे कितना चार्ज है, नहीं, चार्ज से फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से आप इसको देख सकते हो, ठीक है, ओके। क्योंकि आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है इसलिए मैं आज कॉन्सेप्ट को यहीं छोड़ता हूँ, थोड़ा सा मैं और बेटर हो जाऊँ तो आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ मोर बेटर वे, है ना, थोड़ा और अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊंगा, ठीक है। सो डेफिनेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई ट्राइड माई बेस्ट कि यहाँ तक कोई आपको दिक्कत ना आई हो, है ना। और मैंने सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की है, मैं दोबारा से रिकैप दे देता हूँ। यहाँ पे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में चर्चा की है, जहाँ पे हम लोग एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकें, ताकि हमारा चार्ज ज़्यादा स्टोर हो जाए, पोटेंशियल ज़्यादा ना बढ़े। खाली एक पॉजिटिव प्लेट लोगे तो पोटेंशियल बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए एक नेगेटिव प्लेट का होना ज़रूरी है। हमने देखा था आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस काफ़ी कम आया था, जो कि अच्छा नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। यहाँ भी आप देख सकते हो कैपेसिटेंस यहाँ पे आर पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, चार्ज और वोल्टेज पे नहीं। अगर आपने चार्ज डबल किया तो वोल्टेज डबल हो जाएगी, रेशियो सेम रहेगा, रेशियो यहाँ पे बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट आज हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया, बट उससे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चंस कराए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आप अच्छे से रिवाइज करेंगे एक बार, है ना। तो यहाँ पे आप ये कुछ कंसेप्ट है जो क्वेश्चंस है इनको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, ठीक है ना। आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूँ मैं, और ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम कैपेसिटर को और अच्छे से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ थोड़ी तबीयत बेहतर हो तो और अच्छे से मैं कर पाऊँ, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। बस मैं इतना बता देता हूँ आप लोगों को कि आप डीपीपी ज़रूर सॉल्व करें, जो भी डीपीपी आपके सामने अपलोड हो जाए, सेकंड या थर्ड जो भी आपको मिले ज़रूर करें। और मॉड्यूल में से आप एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, मॉड्यूल में से एक्सरसाइज 1 कर सकते हैं। तो अब आप लोगों से मैं अलविदा चाहूँगा, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।